चलिए जी दोस्तों, सभी को नमस्कार। सभी का वेलकम है इस लाइव क्लास में। नमस्कार सर। चलिए, तो हम लोग जो है मॉड्यूल ए हम लोग जो है मॉड्यूल ए का आज सेकंड पार्ट कर रहे हैं। 2 यूनिट हमने कवर कर ली थी। 2 यूनिट हमने कवर कर ली थी और आज जो है अभी ये तीसरी यूनिट हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये जो तीसरी यूनिट है वो कहती है एप्लीकेबिलिटी of retail banking concept and distinction between retail and corporate wholesale banking। यानी एक मोटी मोटी बात करें तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रिटेल और होलसेल कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या डिस्टिंक्शन यानी क्या फर्क है, और एप्लीकेबिलिटी जो रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है। ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम लोग चैप्टर को कवर करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम लोग चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है। बहुत बेसिक बातों को हम लोग रिवाइज नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात होती है कि जो रिटेल बैंकिंग है वहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल चैनल हैं और मल्टीपल कस्टमर ग्रुप है। ये एक इसकी एक क्या है, 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछ सकता है। ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है। ठीक है। और जो बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर हैं रिटेल बैंकिंग के, प्रोडक्ट मॉडल है, बिजनेस की अप्रोच है, और रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट, रिटेल एसेट प्रोडक्ट हैं यहाँ पे। तो ये दोनों चीजें तो बहुत आसान है कि हमारे वहाँ कितने लाइबिलिटी के प्रोडक्ट हैं, कितने एसेट के प्रोडक्ट हैं बैंकिंग में, ये तो हम आसानी से। लेकिन बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट मॉडल और बिजनेस अप्रोच की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन मॉडल की। किसकी बात करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, कि कौन कौन से मॉडल से हम लोग रिटेल बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट वन का मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजी आर एंड टू एंड आउटसोर्सिंग। यहाँ ध्यान रखना, ये 3 शब्द हैं जो समझ लो एग्जाम में छपे हुए रखने वाले हैं। क्या उसने कहा? एंड टू एंड आउटसोर्सिंग करते हैं, या प्री डोमिनेंट आउटसोर्सिंग करते हैं, या पार्शियल आउटसोर्सिंग करते हैं, या इन हाउस आउटसोर्सिंग करते हैं, इन हाउस सोर्सिंग करते हैं। तो इसमें एक बता दें पहले कि हर काम के लिए बाहर से आदमी, हर काम के लिए एंड टू एंड आउटसोर्सिंग हो रही है। दूसरा है प्री डोमिनेंट, यानी कि अधिकतर काम। तीसरा है पार्शियल, कुछ काम। और चौथा है इन हाउस, यानी सारा काम हम खुद ही करते हैं, सारा काम हम खुद करते हैं। और ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट कितने हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और टेक्नोलॉजी की प्रिपेयरनेस कितनी, आपको कितनी टेक्नोलॉजी है, और डिलीवरिंग कैपेबिलिटीज जो है इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड रेगुलेटरी प्रेस्क्रिप्शंस क्या है, इन पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें जो 4 कैटेगरी है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि जो स्ट्रेटेजीज है रिटेल बैंकिंग के लिए, वो 4 तरह की रहती है। कौन कौन सी तरह की रहती है जरा बताइए। पहला, एंड टू एंड आउटसोर्सिंग। दूसरा, प्री डोमिनेंट। तीसरा, पार्शियल। और चौथा है इन हाउस। 4 तरह के मॉडल से हम लोग अपने प्रोडक्ट जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब अगर बात करें, जो हमारे जो मोस्ट ऑफ द पीएसबी है, जो मोस्ट ऑफ द पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, कौन सी सर्विस यूज करते हैं, कौन सा मॉडल अपनाते हैं? इन हाउस। इन हाउस, यानी सारा काम उनका स्टाफ करता है, बाहर से कोई लोग नहीं रहते। हालांकि अभी थोड़ा सा क्या है, इस चीज पर भी हम लोग भी आ गए हैं। ठीक है। दूसरा आता है ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो उसने बोला कि द एक्टिविटीज आर कैरीड आउट थ्रू इन हाउस रिसोर्सेस ओनली। जो कौन से वाले हैं ये प्राइवेट सेक्टर बैंक? ओल्ड प्राइवेट सेक्टर ओल्ड। में। ठीक है। अगर हम बात करेंगे न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक की, तो उसने क्या है, बैलेंस मिक्स है। कुछ काम वो अपना करते हैं और कुछ काम बाहर वालों से कराते हैं। कुछ काम अपने आप करते हैं, कुछ काम बाहर वालों से कराते हैं। ठीक है। और कुछ बैंक्स की बात करें तो एसेट साइड तो आउटसोर्स है, यानी कि एसेट साइड का मतलब लोन का पूरा काम उन्होंने बाहर वालों को दे रखा है, और लाइबिलिटी अपने आप करते हैं, ऐसा भी है। फॉरेन बैंक की बात करेंगे तो फॉरेन बैंक में क्या है, मोस्टली आउटसोर्स बेस्ड है, यानी वो ज्यादा स्टाफ नहीं रहते, सब काम किसी ना किसी को सौंप के रखते हैं। ठीक है।
टू ऐड इन सम फॉरेन बैंक में क्या होता है, बोथ फ्रंट एंड बैक एंड ऑपरेशन आर आउटसोर्स, यानी कि वहां जो अंदर बैंक में अंदर आदमी बैठा हुआ है ना, वो भी उनका आदमी नहीं है, बस उसको बता रखा है ये करना है, ठीक है, वो भी उनका आदमी नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह का ये बिजनेस जो प्रोडक्ट होते ठीक है। और अभी जितने लोग क्लास देख रहे हैं, और अफसोस है जो लोग नहीं देख रहे हैं, एक क्वेश्चन कल एग्जाम में, मतलब जो संडे को सैटरडे को एग्जाम है, यहाँ से छपा हुआ मिलेगा, यहाँ से छपा हुआ मिलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट की बात आ रही है अब, ठीक है। तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने एक स्टडी करी, और उसने कहा 4 ब्रॉडली डिफाइंड प्रोसेस मॉडल्स, क्या बताए, प्रोसेस करने के 4 मॉडल उसने बताए, और उसके जो क्लासिफिकेशंस हैं वो इस तरह से हैं। क्या है, पहला हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज मॉडल, वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल, और इसी हॉरिजेंटल का भी प्रीडोमिनेंटली है, और इसी वर्टिकल का भी प्रीडोमिनेंटली है, यानी कि दो याद करें, दोनों में क्या क्या वर्ड और जोड़ना है, प्रीडोमिनेंटली। अब इसको समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट वाइज है, और एक क्वेश्चन पक्का वाला है, मतलब ये वो क्वेश्चन है जिसने बुक नहीं पढ़ी है तो वो उसका आंसर नहीं दे सकता, अगर आपने बुक पढ़ी तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला बोलता है हॉरिजेंटल या वर्टिकल, नाम दिया उसने पहली बार में, ठीक है। तो उसने कहा कि depends on the level of the customer information available in single platform in the database side for offering multiple product services across asset liability, यानी कि आपका एक डेटाबेस है, क्या कह रहा है कि सिंगल डेटाबेस, ने कहा कि अवेलेबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन सिंगल डेटाबेस, उसी से हम लोग सारे प्रोडक्ट को सर्विसेज देते हैं, ठीक है। ठीक है, दूसरा, अगर हम बात करें किसकी, हॉरिजेंटल की, किसकी बात करें, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मॉडल, हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल इज मॉड्यूलर स्ट्रक्चर यूजिंग डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, यानी हर प्रोडक्ट के लिए उनका सिस्टम जो है अलग है, ऑफरिंग एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोडक्ट वाइज, यानी कि अगर अगर आप हाउसिंग लोन लेने जा रहे हैं तो उसका सिस्टम अलग है, कार लोन लेने जा रहे हैं उसका सिस्टम अलग है, डीमेट अकाउंट खोलने जा रहे हैं उसका सिस्टम अलग है, हॉरिजेंटली। वर्टिकली में क्या होता है, वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल प्रोवाइड फंक्शनलिटी अक्रॉस प्रोडक्ट विद कस्टमर डेटाबेस ओरिएंटेशन एंड सेंट्रलाइज कस्टमर डेटाबेस इज यूज टू, यानी कि सिंगल सेंट्रलाइज डेटाबेस से वो हर एक को सर्विसेज दे रहे हैं। हॉरिजेंटल में क्या बोला, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग प्रोसेस है, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग प्रोसेस है। वर्टिकली में क्या बोला उसने, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, उसी से हम सारे प्रोडक्ट को कैटर कर रहे हैं, ठीक है। सर इसको क्या एग्जाम्पल से समझा देंगे एक बार। एग्जाम्पल से मतलब समझाता हूँ, जैसे कुछ बैंक होते हैं, वहां पर आप ब्रांच में जाते हैं, तो वो कहते हैं जी, पूछते हैं क्या काम से हैं, आपने कहा जी हाउसिंग लोन है, तो उसने कहा जी हाउसिंग लोन वो वाली बिल्डिंग पे जाओ, फिर उसने कहा था कि कार लोन है, कार लोन वो वाली बिल्डिंग पे जाओ। तो जब हर अलग बिल्डिंग पे जा रहे हैं, तो वो कौन सा मॉडल है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजेंटल मॉडल है, ठीक है, एंड टू एंड सॉल्यूशन है उसमें। लेकिन जब वो एक ही जगह से सबको कैटर कर रहे हैं, मतलब डेटाबेस इज यूज अक्रॉस प्रोडक्ट, तो कौन सा है, जैसे हमारे बैंक्स हैं, वर्टिकल हमारे बैंक्स कौन से हैं अधिकतर, सब कौन से मॉडल पे काम कर रहे हैं, वर्टिकल वर्टिकल पे ऑर्गेनाइज काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक शब्द और जुड़ गया, कौन सा वाला, प्रीडोमिनेंटली मतलब उसी हॉरिजेंटल पे क्या जुड़ गया, प्रीडोमिनेंटली कर दिया। प्रीडोमिनेंट तो इसने कहा जैसे ही प्रीडोमिनेंट किया तो ये शब्द आ जाएगा, कौन शब्द आ गया, मोस्टली। मोस्टली। मोस्टली भाई पहले वाले में उसने बोला कि अलग अलग, हॉरिजेंटल बोल दिया, लेकिन प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटल ने बोला क्या, उसने कहा कि मोस्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेड विथ कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन। अब आपको एक बात बतानी है, मोस्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेड विथ कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर सम प्रोडक्ट, यानी कुछ प्रोडक्ट के लिए, कुछ सम अलग प्रोडक्ट्स अलग के लिए क्या कर रहे हैं वो,
मोस्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेड विथ कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन, कुछ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन से अधिकतर कस्टमर को वो कैटर कर रहे हैं। यानी कुछ प्रोडक्ट, ऊपर वाले में तो सिंगल सिंगल बोल दिया था उसने हॉरिजेंटली में, लेकिन प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटल में क्या बोला, कुछ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन से अधिकतर प्रोडक्ट को वो कवर कर ले रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन या डेटाबेस से, जैसे मान लिया 5 प्रोडक्ट है, हाउसिंग लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन और क्रेडिट कार्ड मान लिया, इन चारों का जो डेटाबेस है उससे वो 80% प्रोडक्ट को कैटर कर रहे हैं मान लिया। कुछ बात समझ में आई थोड़ी सी भी? हेलो। हम्म, बाहर से लगा हुआ है ताला? अच्छा तो ठीक है, वो देखो ताला बाहर से लगा। यहाँ देखिए जरा एक बार और देखना। इसने कहा कि भैया ये अलग अलग के लिए अलग अलग है, तो कौन सा हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। ओरिएंटल हो जाएगा। यही डेटाबेस इकट्ठा कर लिया, ये जो तीनों थे ये क्या कर लिए, तीनों को इकट्ठा कर लिया, और इनसे ही सारे प्रोडक्ट कैटर हो रहे हैं। ये कौन सा हो गया? वर्टिकल। वर्टिकल हो गया। अब प्रीडोमिनेंटली में देखिए, मान लिया यहाँ पे 4 प्रोडक्ट थे, तो 4 प्रोडक्ट्स के लिए 4 प्रोसेस कर रहा। अब आपको प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल को समझने की कोशिश करनी है। यानी कि उन्होंने क्या करा, इन तीनों का डेटाबेस लिया और इन तीनों के डेटाबेस से सब लोगों को क्या करा, मोस्टली लोगों को कवर किया। यानी सम बंदों से कितना कवर कर रहे हैं? मस्ट। मोस्टली। ठीक है। वर्टिकली प्रीडोमिनेंट में क्या कह रहा है, कॉमन इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। और वर्टिकली में क्या बोला था उसने? सम प्रोडक्ट। अक्रॉस प्रोडक्ट। वर्टिकली बोल रहा कि फंक्शनलिटी अक्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि सारे प्रोडक्ट। यहां पर ये जो पहला वाला पिक्चर है वो कितने प्रोडक्ट क्लियर था? ऑल। और वर्टिकली में क्या करेगा वो? ये मोस्ट। तो वर्टिकली। वर्टिकल में ऑल ना सर। ये देखो ना, देख लो यहाँ पे, फिर देखिए, हो सकता है थोड़ी देर है लेकिन समझने की कोशिश करिए। अच्छा, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं सर, नहीं सर, प्रेडोमिनेटली। हॉरिजॉन्टल में वन प्रोडक्ट वन प्रोसेस, वन प्रोडक्ट वन प्रोसेस, वन प्रोडक्ट वन प्रोसेस। वर्टिकल में जितना भी इंफॉर्मेशन है आपके पास, उन्हीं से आप सबको क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। सारी सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन है, सबको कवर है। तो ये बेसिकली हमारा कौन सा बैंक है? पीएसयू। ठीक है। ये हमारा कौन सा हो सकता है? फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक बोल सकते हैं या प्राइवेट बैंक बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दो मिक्सचर हैं। वो कहता है कि अब हमने क्या किया कि इन तीन को शामिल किया, इन तीन से कितने प्रोडक्ट कैटर कर रहे हैं हम? मोस्टली। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आजकल के जो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, उन्होंने अपने, जैसे अभी एचडीएफसी का क्या हुआ पीछे, एचडीएफसी बैंक की न्यूज सुनी आपने? उसके सारे जितने भी ब्रांचेस है वो सब्सिडी से सब उसने वो मर्ज कर ली मर्ज हो ना। गए। तो कुछ ऐसा समझ लो आप, पहले वो इस तरह काम करता था हॉरिजेंटली, अभी वो क्या हो गया, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटली पे आ गया। तो उसने जो डेटाबेस को अपना क्या कर दिया, क्लब सा कर दिया, और उसी से अधिकतर प्रोडक्ट को अब वो कैटर कर रहा है। प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल में क्या है कि जो उसके पास इंफॉर्मेशन थी उसमें से ऑल नहीं, कितने कवर कर रहा है? मोस्टली। मस्टली। देखो यहां फर्क क्या आ रहा है, वो कहता है कि सारे प्रोसेस के लिए मैं एक सिंगल इंफॉर्मेशन डेटाबेस यूज कर रहा हूं, लेकिन
प्रीडोमिनेटली वर्टिकल में कह रहा है कि मैं सारे के लिए यूज नहीं कर रहा हूं। कितनों के लिए यूज कर रहा हूं? मोस्ट मोस्टली के मोस्टली लिए यूज के कर रहा हूं। लिए मैं सारे के लिए यूज नहीं कर रहा हूं, मैं कितनों के लिए यूज कर रहा हूं? मोस्टली के लिए यूज मोस्टली कर रहा हूं। ठीक हो गया, क्लियर बात है? अच्छा, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आना है तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल स्किप नहीं करूंगा। ठीक है, चाहे थोड़ा सा समय और लग जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आ रहा, देखो क्या कह रहा है। मोस्ट ऑफ द पीएसबी हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल इज द स्टैंडर्ड नॉर्म। ऑफ कोर्स इन सम बैंक्स predominantly horizontally organized model do exist and reflect the level of common customer information available for sub product। ठीक है, अब आप एक बार बताइए कि इस समय के पीएसबी, इस समय के पीएसबी किस फंक्शन पे हैं, ये बताओ पहले। हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड। नहीं, इस समय के। अभी तो ये वर्टिकल वाला। हाँ, इस समय हॉरिजेंटल नहीं है। क्यों? इसका एक और एग्जांपल देता हूं। मान लिया पहले क्या होता था, आपकी आज से 20 साल पहले जा रहे हैं हम लोग, आपकी ब्रांच में जब कोई एडवांस सेक्शन में आता था, कार लोन लेने आता था, कार लोन लेके जाता था, तो क्या फील्ड अफसर उसका नंबर हाउसिंग लोन वाले को देता था? नहीं। नहीं देता था। मतलब वो कस्टमर उसी डेटाबेस पर उसी से संबंधित है। अगर उसे हाउसिंग लोन जाना तो वही कस्टमर उठ के जाएगा हाउसिंग लोन में, और वो जो पहले की इंफॉर्मेशन थी उसका यूज हाउसिंग लोन वाला नहीं करेगा। यानी कि पुराने समय पे हमारे पीएसबी कौन से स्ट्रक्चर में काम करते थे? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजेंटली में काम करते थे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर, आजकल क्या हुआ है, उसने कहा सम बैंक्स प्रीडोमिनेटली हॉरिजेंटली। यानी अब बैंकों ने क्या करा कि हाउसिंग लोन, कार लोन और तीनों के कस्टमर को मिलाया और उसका यूज क्रेडिट कार्ड और इधर और उधर डिपॉजिट, आरडी में करने लगे। तो अभी की स्थिति क्या है, पीएसबी कौन सी उसमें आ गए हैं हम? बोलो, पीएसबी कौन से उसमें आ गए हैं? मोस्टली हॉरिजॉन्टल। प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटल में आ गए हैं। कौन लोग आ गए? पीएसबी जो है आजकल इस स्थिति में आ गए हैं। अब एक बात देखिए दूसरा, एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर सम प्रोडक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। In one of the PSB based in West predominantly vertically, और अब एक पीएसबी उनको ऐसा भी मिला जो कहां पर है, यहां पर है। तो अब आप एक बात देखिए कि पीएसबी बहुत समय पहले उसने पहला एग्जांपल किस बात का दिया? उसने कहा कि पीएसबी पहले यहां पर था, यहां से यहां आया। कुछ पीएसबी अभी भी, अभी कौन से उस पे हैं? प्रीडोमिनेंटली हाँ, वर्टिकल। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस प्रोसेस किस तरह किए जाते हैं। तो कोई पीएसबी यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, और यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आजकल के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आजकल के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, वो आजकल के प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सी पोजीशन पे हैं? हॉरिजॉन्टल है सर। नहीं नहीं, आजकल के प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर है, वर्टिकल पे है वर्टिकल है बाबा, सर। यस सर, वो भी है वर्टिकल में। वर्टिकल में है। यस सर। अगर आप कार लोन लोगे ना उनसे, अगले दिन फोन आ जाएगा हाउसिंग लोन के लिए, क्योंकि उनका डेटाबेस क्या है, पूरा सेंट्रल। उसी डेटाबेस का इस्तेमाल वो सारे काम के लिए कर ले, उसी डेटाबेस का इस्तेमाल सारे। ऐसा भी कह सकते हैं जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है
वो किसका एग्जाम्पल है, हॉरिजेंटल का या वर्टिकल का? वर्टिकल का वर्टिकल का एग्जाम्पल है जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर कोई कस्टमर अकाउंट खोलता है तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सबके लिए अवेलेबल होती है, सब लोग उसका यूज करते हैं, कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो चार वर्ड को आपको समझना है। क्या समझना, फिर देख लो आप लोग एक बार। पहला वर्ड क्या है, उसने कहा कि कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर सम प्रोडक्ट, कॉमन इंफॉर्मेशन फॉर सम प्रोडक्ट। और इधर बोलता है कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर आप प्रीडोमिनेंटली में जाएंगे तो ये वाला है, मोस्टली प्रोडक्ट के लिए कॉमन इंफॉर्मेशन मोस्टली प्रोडक्ट के लिए यूज हो रही है। ठीक है, और अगर इंफॉर्मेशन कितने प्रोडक्ट के लिए हो रही है, सम सम प्रोडक्ट प्रोडक्ट के लिए हो रही है, तो कौन सा है? कौन सा? predominantly horizontal है। प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसको आपको इसमें अलग अलग बैंकों के उदाहरण दे रखे हैं। जैसे इसने कहा कि तमिलनाडु बेस्ड एक बैंक है, उसमें कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन को कहाँ यूज कर रहा है? अक्रॉस प्रोडक्ट अक्रॉस प्रोडक्ट इज रिलेटिवली हाई विद ए ब्लेंड ऑफ प्रीडोमिनेंटली, यानी अधिकतर प्रोडक्ट के लिए अगर वो यूज कर रहा है तो वो क्या है? विद ए ब्लेंड ऑफ प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऑर्गेनाइज, यानी कि कुछ करेक्टरिस्टिक उसमें किसकी है? वर्टिकल की है, और कुछ करेक्टरिस्टिक्स किसकी है? हॉरिजॉन्टल। प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल। ठीक है, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक जनरली फॉलो द, अब देखो अभी मैंने बताया, क्या बताया मैंने? आजकल का जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो कहाँ पहुंच गया, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वर्टिकल वर्टिकल में। एक ही डेटाबेस सबको फेंके जा रहे हैं। ठीक है, अब हम फॉरेन बैंक के लिए बात करता है, फॉरेन बैंक को बोलता है प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल। क्यों बोलता है? क्योंकि वो डेटाबेस सेंटर यूज तो कर रहा है लेकिन सारे प्रोडक्ट के लिए नहीं कर रहा है। कितनों के लिए कर रहा है? और ऑल नहीं, मोस्ट के लिए। मोस्ट के लिए। ऑल होते ही तो वर्टिकल हो जाएगा। हम्म। मोस्टली का मतलब है अधिकतर, सारे नहीं, सारे नहीं, अधिकतर। वो कहता है मोस्टली predominant vertical organized model which implies the retail banking initiative are attempted with common customer information across the product। ठीक है, तो ये था, एक बार अगर देख पाए तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहां से भी बनता है आपका, क्या? बिजनेस अप्रोच डोमेन स्पेसिफिक रिटेल बैंक। बिजनेस अप्रोच, किस तरह से बिजनेस अप्रोच करते हैं? तो उसने कहा सेगमेंट की अप्रोच, यानी कुछ बैंक क्या करते हैं, अपनी पूरे बिजनेस को सेगमेंट में बांट लेते हैं और उस तरह से अपना बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, जैसे सेगमेंट में ना ब्रांचेज उन्होंने क्लासीफाई कर रखी है, रिसोर्स सेंटर जो डिपॉजिट लेके आती हैं, प्रॉफिट सेंटर जहाँ से कमाई होती है, प्रायोरिटी सेंटर, जनरल सेंटर। तो उन्होंने क्या करा, अपने बिजनेस को क्या करा, सेगमेंट में तोड़ के काम कर रहे हैं। कुछ बैंक कौन से बिजनेस से काम करते हैं? ज्योग्राफी बेस्ड। ज्योग्राफी बेस्ड में, यानी कि वो कहते हैं हम नॉर्दर्न एरिया में ये वाला काम करेंगे और साउथ एरिया में हम लोग गोल्ड लोन देंगे। तो उन्होंने क्या करा, ज्योग्राफी बेस्ड। कुछ क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड। उन्होंने इलाका नहीं बांटा लेकिन उस इलाके के छोटे छोटे कैटेगराइज कर दिए। अगर साउथ में गए तो साउथ की जितने भी रूरल है उसमें अलग तरह की स्ट्रेटेजी है, साउथ के जितने भी या पूरे ऑल ओवर इंडिया में रूरल कैसे हैं, ऑल ओवर इंडिया में सेमी अर्बन कैसे हैं, ऑल ओवर इंडिया में अर्बन कैसे हैं, इस तरह से कर लिया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीएसबी हैव नॉट डेवलप्ड एनी स्पेसिफिक बिजनेस। अब कुछ है बिल्कुल नॉर्मल जनरल काम करते हैं, कोई उन्होंने बांटा नहीं अपना। तो हमारे जो है पीएसबी में इस तरह के झंझट नहीं होते। अब तो जीआईबी वालों, सीआईबी वालों ने, जेआईबी वालों ने ये जबरदस्ती टॉपिक डाल दिया है। तो हो सकता है कि हमारे कुछ साथी आप लोग सीख करके जब एजीएम डीजीएम बनेंगे, सीजीएम बनेंगे, तो हो सकता है उस दिन ये आपको काम में आएगा कि भैया हमें बिजनेस कैसे करना चाहिए।
तो कितनी अप्रोच बताई इन्होंने? 3 अप्रोच। कौन कौन सी? सेगमेंट, ज्योग्राफी और क्लासिफिकेशन। हाँ, ठीक है। मैं एक्चुअली इस रिटेल वाले में जो आजकल क्लासेस ले रहा हूँ, उनमें केवल जो ये टेक्निकलिटी है, जो आमतौर पे आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज रिटेल बैंक का बहुत सारा कोर्स मैंने बताया आपको, पीपीबी या आपकी जो जनरल डेली बैंकिंग है उससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द पीएसबी हैव नॉट डेवलप, कुछ नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आया कौन सा मॉडल? प्रोडक्ट प्रोडक्ट मॉडल। मॉडल। अब क्या आया? प्रोडक्ट मॉडल आया। तो प्रोडक्ट मॉडल में क्या बोला उसने कि भाई बहुत सारे तो प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो उसने कहा कि रिटेल बैंकिंग इज करेक्टराइज बाय मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल चैनल, मल्टीपल कस्टमर ग्रुप होते हैं इसमें, और उसमें कस्टमाइज होता है, पर्सनलाइज होता है, जिससे उनकी जरूरतों को पूरा किया जाता है। मल्टीप्लिसिटी जो होती है इसमें, इसके लिए हमें थोड़ा सा सब मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। द मल्टीपल चैनल दिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड, ये सब हो गए, यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कस्टमर ग्रुप क्या हुआ? माइक्रो, स्मॉल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, ये क्या है? कस्टमर के ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है। एसेट साइड, अगर एसेट साइड में बात करें तो इसमें बहुत कुछ नहीं है, सिंपल है। क्या रिटेल बैंकिंग क्या है? बॉटम लाइन है किसकी? बैंक की। बैंक में मतलब बेस है, ठीक है। रिटेल सेगमेंट क्या है? क्या है? फंड डिप्लॉयमेंट करने के लिए एक आसान तरीका है। कंज्यूमर लोन क्या होते हैं? लोअर रिस्क वाले माने जाते हैं। और इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ द नेशन थ्रू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो यही जो एसेट साइड है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को का रिवाइवल करते हैं, यानी कि वो पैसे से हमारी प्रोडक्शन का एक्टिविटी चलती है। इम्प्रूव लाइफ स्टाइल एंड फुलफिल्स एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, इनोवेटिव है। तो ये एसेट साइड हो गए। ऐसी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में क्या मतलब है? जितने भी हमारे कौन से डिपॉजिट, कौन से प्रोडक्ट हैं जो बेसिकली डिपॉजिट वाले हैं, तो वो हमारे कौन से हैं? डिपॉजिट, ये ठीक है। इसमें और ऐसे लाइबिलिटी बेसिक प्रोडक्ट। बेसिक बातें, इसको बिल्कुल नहीं कवर करूंगा मैं, बहुत बेसिक बातें हैं। मॉड्यूल बी तो पूरा पीपीवी ही है। मॉड्यूल बी नहीं, मॉड्यूल सी और डी। बी में भी एक चैप्टर है, ठीक। रिटेल डिपॉजिट आर स्टेबल एंड, अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि भाई क्या कारण है कि रिटेल बैंकिंग में डिपॉजिट का इंपॉर्टेंस है, क्या कारण है? रिटेल डिपॉजिट क्या होता है? स्टेबल होता स्टेबल है, और ठीक है। कांस्टेंट। और कोर डिपॉजिट यहीं पे आता है, ठीक है। दे आर इंटरेस्ट इन सेंसिटिव एंड लेस बार्गेनिंग, मतलब जो आपने अखबार में छाप रखा है कि भैया 6.25 पे एफडी होगी, तो आदमी आता है, पैसे देता है और एफडी आता है, आकर के ये नहीं कहता कि साहब 6.27 कर दो इसको, ठीक है। दे कॉन्स्टिट्यूट लो कॉस्ट फंड होते हैं। इफेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है विद द रिटेल कस्टमर, बिल्ड ए स्ट्रॉन्गर कस्टमर बेस, इट इज द की टू मैक्सिमाइज द वॉलेट शेयर, ठीक है। रिटेल एसेट प्रोडक्ट में क्या है? रिटेल एसेट का मतलब कि रिटेल लोन्स कौन कौन से हैं? रिटेल लोन कौन कौन से हैं? हाउसिंग लोन, कार लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, पर्सनल लोन, ये सब क्या है? रिटेल लोन्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये क्या होते हैं? बेटर यील्ड वाले होते हैं। दूसरा, गुड रिवेन्यू होते हैं फंड डेवलपमेंट के लिए। कंज्यूमर लोन, लोन लोअर रिस्क। इकोनॉमिक रिवाइवल नेशन, जो ऊपर हम पढ़े थे वही चीजें। तो ऊपर हम पढ़े थे वो हम किसके लिए पढ़े थे? ओनली फॉर द, किसके लिए पढ़े थे ऊपर? एसेट के लिए। और अब जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए, कौन से एसेट के लिए पढ़ रहे हैं? रिटेल एसेट के लिए। अब जो पढ़ रहे हैं किस एसेट के लिए पढ़ रहे हैं? रिटेल एसेट के लिए। रिटेलर। Improves lifestyle and fulfill aspirations of the people through affordable credit. Retail banking involves minimum marketing efforts in a demand-driven economy. Diversified pupil portfolio due to huge customer base enables bank to reduce their dependency on the, तो diversified portfolio यहाँ पे, बैंक कैन अर्न गुड प्रॉफिट, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होती है। अदर प्रोडक्ट की बात करें, जब जो हमारे अदर प्रोडक्ट हैं इसमें क्या होता है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, गिफ्ट्स,
डिपॉजिटरी सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज जो भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारी क्या है, ये रिटेल फैसिलिटीज हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है, एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि कोई भी प्रोडक्ट जो बैंक लॉन्च करता है तो उसको कैसे डेवलप करते हैं उसके बारे में बताया। ठीक है, तो प्रोडक्ट वेल डेवलपमेंट इज द बेस्ड प्योरली ऑन द मार्केट कंडीशन एंड कस्टमर सेगमेंट्स विदाउट एनी बैकग्राउंड रिसर्च एंड ऑल्सो फॉलो द लीडर अप्रोच। अब ये अप्रोच क्या होती है, तो यहाँ बेसिकली बताता है लोग अपने प्रोडक्ट कैसे डेवलप करते हैं, लोग अपने प्रोडक्ट कैसे डेवलप करते हैं, कैसे करते हैं। पहला प्रोसेस क्या है, उन्होंने कहा इन द प्रोसेस, जो फर्स्ट वे है, वन वे, पहला तरीका कौन सा है, इन द प्रोसेस हाइब्रिड क्रॉस पॉलिनेशन इनकॉर्पोरेटिंग द बेस्ट फीचर इन द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट अलोंग विद द एडिशनल वैल्यू। यानी कि जो भी दुनिया के प्रोडक्ट हैं उन सब प्रोडक्ट से क्या उठा लिया आपने, बोलो क्या उठाया, बेस्ट फीचर। बेस्ट फीचर उठाए, फीचर्स उठा के क्रॉस पॉलिनेशन कराया, यानी आपका जो प्रोडक्ट था उसमें बेस्ट फीचर को जोड़ दिया। अगर आपको लगा कि भैया कोई सेविंग बैंक ऐसा भी होता है जिसमें एफडी बन जाती है ऑटोमेटिक, तो पहले किसी एक बैंक ने चालू किया तो आपने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज है, आपने भी चालू कर दिया। दूसरे बैंक ने कहा कि सेविंग बैंक में हम ओडी भी देंगे, वो भी शामिल कर दी। यानी डिफरेंट बैंकों की बेस्ट फीचर को आपने अपने प्रोडक्ट में क्रॉस पॉलिनेट कर दिया, यानी कि एक ही जगह पे यूज कर लिया। ठीक है, अब दूसरे पे बात आती है, उसने कहा कुछ नहीं सोचना है, क्या करना है, दूसरा तरीका क्या लिखा हुआ, लीडर अप्रोच। लीडर जो अप्रोच। अच्छा बैंक चला रहा है वही तुम भी चला लो। किसी बैंक ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 25 लाख के लोन देना शुरू किया, 25 लाख की सीसी लेनी शुरू करी, आपने भी क्या करा, सेम काम शुरू कर दिया। तो ये क्या है, फॉलो द, लीडर लीडर। अप्रोच। मतलब लीडर से मतलब कौन है, जो उस एरिया का एक अच्छा उसकी पोजीशन है। और ऐसे में आपको क्या नहीं करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। वो कुछ नहीं, आपको कोई वो देखने की, सिंपली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट विदाउट बैकग्राउंड। और तो आजकल क्या होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात मैं करूं ये वाली, ये देखो यार, ये कहता है कि द अदर मोस्ट कॉमन मॉडल इज सिंपली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट विदाउट बैकग्राउंड। यानी कि टॉप मैनेजमेंट ने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा भैया पेंशन लोन को 1 लाख रुपए कर दो, जी सर, और कल सर्कुलर आ गया। ये क्या है कि टॉप मैनेजमेंट जैसा चाहता है वैसा चल रहा है। ठीक है, तो 3 तरीके मतलब यहाँ पे थोड़े से देखे हमने। पहला कौन सा देखा, हाइब्रिड पॉलिनेशन वाला, कौन सा देखा पहला, हाइब्रिड पॉलिनेशन, जो जिसमें क्या क्रॉस करते हैं, बेस्ट फीचर को इंक्लूड करते हैं। दूसरा वाला कौन सा देखा हमने, कि फॉलो द, टॉप मैनेजमेंट। नहीं नहीं, दूसरा वाला लीडर अप्रोच। लीडर लीडर अप्रोच। अप्रोच। ने कहा फॉलो द लीडर अप्रोच बाय डेवलपिंग सेम लाइंस एज द लीडर, यानी जो उन्होंने दूसरे बैंकों ने किया वही आप भी करना है। तीसरे में क्या कहता है कि भैया कौन जो कौन कहे, टॉप मैनेजमेंट। जो बॉस के वो कर दो। ठीक है, और अगर आप फंडामेंटल तरीके से कुछ करना चाहें, क्या उसने कहा, द फंडामेंटल अप्रोच टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द कंडक्टिंग ए सर्वे, मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे। अबाउट द नीड लेवल एंड गैप। नीड लेवल कौन है, लोगों को जरूरत क्या है, हम लोग प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में कौन सा गैप है, उस गैप को क्या करना, भर करके दूसरा नया प्रोडक्ट लाना, या उसी प्रोडक्ट में क्या कर देना, इंप्रूव कर देना। ठीक है, तो उन्होंने कहा आइडेंटिफाइंग द नीड्स, डेवलपिंग द प्रोडक्ट और पायलट टेस्टिंग टू ए सैंपल यूनिवर्स, गेटिंग फीडबैक और फाइन ट्यूनिंग, और एंड देन फाइनल रोल आउट ऑफ द। ये जो 5 बातें लिखी हैं इसको सुन लीजिएगा,
क्या करता है? सबसे पहले क्या करना है आपको, बोलो। इसमें सीक्वेंस का क्वेश्चन आ सकता है। मार्केट सर्वे। मार्केट गैप, सर्वे। गैप फाइंड आउट करने, मार्केट सर्वे किया, फिर आपने लोगों की जरूरत को समझा, फिर आपने प्रोडक्ट को डेवलप किया, फिर प्रोडक्ट की क्या करी, प्रोडक्ट की टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग करी, ठीक है, फिर क्या करा, फीडबैक लिया लोगों से, फिर उस फीडबैक के अनुसार फाइन ट्यूनिंग करी, उसमें जो कम बढ़ना करना था, और फाइनली फिर प्रोडक्ट को रोल आउट कर दो। एक क्वेश्चन इससे भी सीक्वेंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसने कहा वन और मोर एलिमेंट प्रोसेस आर समटाइम बाईपास ड्यू टू द वेरियस फैक्टर। तो जरूरी नहीं इसी स्टेप में जाना, उन्होंने कहा कभी कभी क्या है, 2 स्टेप एक साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस मॉडल्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोसेस मॉडल्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज देंगे उसकी प्रोसेसिंग का क्या तरीका है। तो तरीका में हमने अभी देखा था पीछे भी, उसने कहा कि अगर या तो एंटायर प्रोसेसिंग का करेंगे आप, इन हाउस करेंगे, या कुछ प्रोडक्ट के लिए इन हाउस और कुछ के लिए आउटसोर्सिंग। आउटसोर्स करेंगे। और तीसरी अप्रोच क्या है कि आउटसोर्सिंग ऑफ एंटायर प्रोसेस सब्जेक्ट टू द प्रेस्क्राइबिंग प्रोसेस स्टैंडर्ड, यानी आप उनको बता देंगे भैया हमें ऐसा काम करके देना है, तो वो सारा काम आपको वहां से करके दे देंगे। इन पीएसबीज एंड ओल्ड प्राइवेट बैंक्स एंटायर प्रोसेस क्या होता है, थ्रू द इन हाउस, जो पुराने हैं। और नए वालों में क्या है आजकल, न्यू जनरल प्राइवेट बैंक में क्या है, आउटसोर्सिंग इज अटेम्प्टेड पार्शियली फॉर सम एरिया। फॉरेन बैंक में क्या है, एंटायर प्रोसेस अधिकतर क्या है, वो आउटसोर्स करते हैं। बैंक एडॉप्ट्स डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स फॉर रिटेल एसेट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये चलो हो गया। और आजकल क्या सेंट्रलाइज रिटेल एसेट प्रोसेसिंग सेंटर वगैरह खोल लिए। एक पॉइंट यहाँ पर आता है, प्रोसेस मॉडल्स डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट विच रिक्वायर सिंगल स्टेज प्रोसेसिंग या मल्टी स्टेज प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल, ओपनिंग ऑफ ए फिक्स डिपॉजिट, issuing receipt involves only a single stage processing. Giving car loan is single stage processing. But हाउसिंग लोन में क्या है और सेविंग बैंक में क्या है, मल्टी स्टेज प्रोसेसिंग। क्या है कि वो पता लगा केवाईसी कोई और कर रहा है, और आपका एसेट की लीगल रिपोर्ट कोई और बना रहा है, ठीक है, वैल्यूएशन कोई और कर रहा है। तो ये कौन सी है, कितने स्टेज प्रोसेसिंग है, मल्टी स्टेज, ठीक है। द प्रोसेस मॉडल शुड बी स्टैंड अलोन और सेंट्रलाइज्ड में। अब ये डिपेंड करता है कि हर ब्रांच आप आपस अलग अलग काम कर रही है या पूरा बैंक सेंट्रलाइज काम कर रहा है, ठीक है। प्रोसेस टाइम इज ए डिफरेंस, मेजर डिफरेंस। तो आजकल क्या है कि अगर आप जल्दी से लोन दे देते हैं, जल्दी से उनका काम कर देते हैं, तो ये टाइमिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेस टाइम बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीएसबी है प्रेस्क्राइब प्रोसेस टाइम फॉर डिफरेंट एसेट। मतलब हर लोन के प्रोडक्ट का जो है अलग प्रोसेस टाइम्स है। और एक ये वर्ड सुन लीजिए, सिग्मा, सिक्स सिग्मा क्वालिटी, सिक्स सिग्मा क्वालिटी। ठीक है, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्राइसिंग से मतलब क्या होता है, सिंपल अगर बात करें तो रेट ऑफ क्या, इंटरेस्ट। क्योंकि हमारा डिपॉजिट भी और
लोन भी frequency उसमें lending था। है। और और सर आपको अधिकतर समझ हमारा गए? अधिकतर हमारे जो डिसाइड होते हैं तो उसमें क्या है, फंडामेंटल पैरामीटर्स में क्या आते हैं, मार्केट डायनामिक कैसी है, रिस्क परसेप्शन कैसा है, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन क्या है, कितने समय के लिए है, रिसोर्स की पोजीशन, हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की पोजीशन क्या है, कस्टमर का प्रोफाइल क्या है, इन सब बातों पर ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, सर एक बार सिग्मा 6 एक्सप्लेन करेंगे सर? आपका हाँ आवाज सर बिल्कुल, ब्रेक हो जाता है सर। ब्रेक नहीं होता, वो बीच में मुझे बंद करना पड़ता है। हाँ, ये सिक्स सर एक सिग्मा बार, का मतलब होता है हाँ कि जैसे एप्पल है, सिक्स सिग्मा कंपनी है। एप्पल जो है कौन सी कंपनी है, सिक्स सिग्मा। सोनी जो है कौन सी कंपनी है, सिक्स सिग्मा। यानी कई मिलियंस में एक फॉल्ट निकलता है, यानी इतने तगड़े स्टैंडर्ड हैं कि फॉल्ट निकलने के चांस क्या होते हैं, कई मिलियंस में कोई एक आध पार्ट खराब निकलेगा। और इसी तरह अगर हम चाइना के टॉयज ले आए तो 60% 40% खराब है नहीं। हाँ, तो वो उसके सिग्मा हो सकता है वन सिग्मा हो, क्या हो, वन सिग्मा हो। ठीक है। और दिल्ली के चांदनी चौक में जो बनता है चाइना से तो वो चाइना से ही पीछे है, तो वो सिग्मा ही नहीं है, समझ लो। तो सिक्स सिग्मा क्या है, बेस्ट एरर फ्री रिजल्ट देने वाला। ठीक है। तो बैंकों के भी सिक्स सिग्मा क्यों हो रहे हैं, बिल्कुल टाइम से, उनको बिल्कुल क्या है, टाइम से कि इतनी देर में ये हो जाएगा, इतनी देर में ये हो जाएगा, मतलब उन्होंने भी अपने स्टैंडर्ड क्या कर लिए हैं, इतने अच्छे करने की कोशिश बैंक भी कर रहे हैं। ठीक है। एक स्टैंडर्ड है बेसिकली, सर्विस डिलीवरी का एक स्टैंडर्ड है सिक्स सिग्मा ना। अच्छा, एक जवाब देखो, एक तो बोला इन एडिशन टू स्टैंड अलोन प्राइसिंग स्ट्रक्चर। स्टैंड अलोन का मतलब क्या है, स्टैंड अलोन का मतलब है कि स्टैंड अलोन का मतलब है कि आप केवल अकेला। एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग अलग अलग करते हैं, हर प्रोडक्ट की। और दूसरा क्या है, मोस्ट ऑफ द पीएसबी हैव प्राइस कंसेशन एज वेल एज रिबेट्स ऑन द पार्ट ऑफ प्राइसिंग सर, बट द सेम इज अप्लाइड डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप एक से ज्यादा के जो वो करते हैं, हेलो, एक से ज्यादा के प्रोडक्ट को मिला जुला के करते हैं तो क्या होता है, फिर मैंने कहा अगर आपने कार लोन ले रखा और हाउसिंग लोन लेते हैं तो क्या होता है, उसमें आपको रिबेट मिल जाती है। ठीक है। डिबेट नहीं सर। और कुछ बैंक क्या करते हैं, आपको सुविधाएं देते हैं, फ्री रेमिटेंस, फ्री ड्राफ्ट इशू, सर्विस चार्ज माफ कर, प्रोसेसिंग फीस माफ कर दी। ठीक है। ये सब चीजें थोड़ा सा रिबेट आपको देते हैं। टेक्नोलॉजी मॉडल इन रिटेल बैंकिंग, टेक्नोलॉजी मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग, टेक्नोलॉजी मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग। मोस्ट ऑफ द पीएसबी हैव प्राइमरली इन हाउस मॉडल्स विद द पार्शियल आउटसोर्सिंग, यानी जो टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं वो अधिकतर क्या है, उनके इन हाउस मॉडल्स की है, थोड़ा सा क्या कर रहे हो, आउटसोर्स कर रहे हैं। टोटल इन हाउस डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द इन हाउस टीम बाय, तो अच्छा ही बताओ कि अगर मैं बात करूं स्टेट बैंक जो है टेक्नोलॉजी मॉडल में आउटसोर्स है, इन हाउस है, या कैसा है, इन हाउस है सर। इन हाउस है, इन हाउस है। इन हाउस है, यानी अपना जो है पूरा सॉफ्टवेयर जो है उनकी खुद की टीम, मतलब वो उसके ओनरशिप है, उसकी उसकी क्या है, उसके पास ओनरशिप है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक की अगर बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक में अधिकतर जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, आउटसोर्स। आउटसोर्स है। उन्होंने विप्रो से कहा कि साहब हमें एक सॉफ्टवेयर दे दो और हम आपका सॉफ्टवेयर यूज करेंगे।
और हमें ये चीजें दे देना उसमें। तो विप्रो ने कहा ठीक है ले जाओ, और हम इतना चार्ज करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी जो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी या तो प्योरली क्या हो सकती है, आउटसोर्स हो सकती है, या क्या हो सकती है, पार्सली इन हाउस एंड पार्सली आउटसोर्स हो सकती है, और या क्या हो सकती है, प्रॉपर इन हाउस हो सकती इन है। तो इन हाउस या तो क्या होगा, आर इन हाउस मॉडल हो सकते हैं, या आउटसोर्स होंगे, या पार्सली इन हाउस या पार्सली आउटसोर्स होंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक फॉलो आउटसोर्स मॉडल। ऐसा कह सकते हैं जितने छोटे बैंक हैं या टेक्नोलॉजी में ज्यादा अपग्रेड नहीं है, वो लोग हमेशा कौन सा मॉडल यूज करते हैं, आउटसोर्स वाला, ठीक है। बिकॉज ऑफ द स्केल ऑफ माइग्रेट टू द कोर बैंकिंग, क्या है, खर्चा बहुत आ जाएगा। इन केस ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक, मॉडल इज प्रीडोमिनेटली आउटसोर्स, यानी कि अधिकतर क्या है, आउटसोर्स है, और कुछ इन हाउस है। फॉरेन बैंक में अधिकतर आउटसोर्स पे काम करते हैं, ठीक है। Sustainable retail banking business model in the future. There are two core strengths that defines a bank retail model. पहला क्या है, clear customer centricity, and second is a strong value chain focus. यानी पहले वाले में क्या बोला उसने, कि उसका केवल फोकस कहाँ पर है, क्लियर कस्टमर सेंट्रिसिटी, कस्टमर पर केंद्रित है। दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग वैल्यू चेन फोकस। स्ट्रॉन्ग वैल्यू चेन का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी एक खास बात बना के चलता है। कस्टमर सेंट्रिक बैंक हैव द एबिलिटी फॉर डिफरेंशिएट themselves through effective customer access across the buying process and to meet requirement along with the customer, यानी कि जो कस्टमर के लिए खूब जान दे देते हैं, ठीक है। These business model include the ecosystem with a broad offering on the one end and focus digital players with a narrow banking only offering with the other end। तो ये बेसिकली उनको जो है, उनके स्तर पर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उस चीज की ऑफरिंग करते हैं। इन बिटवीन देयर आर ट्रस्टेड एडवाइजर विद द ब्रॉड कस्टमर रेंज हु पर्टिकुलरली टारगेट सर्विस ओरिएंटेड एज वेल एज सुपरमार्केट। रिटेल कॉर्पोरेट में फर्क आपको पता ही है कि बहुत छोटे लेवल पर जब होता है तो क्या होता है, इंडिविजुअल सेगमेंट जो है रिटेल का है, और होलसेल वाला कॉर्पोरेट बैंकिंग होलसेल है, ठीक है। और ये मास मार्केट है, और होलसेल वाला कौन सा मार्केट है, स्मॉलर सेगमेंट है, ठीक। रिटेल बैंकिंग इज B2C, बिजनेस टू कस्टमर, यानी बैंक से सीधे कस्टमर का कनेक्शन है। और यहाँ पर क्या है, कॉर्पोरेट में बोलता है बिजनेस टू बिजनेस है, ठीक है। रिटेल में छोटे होते हैं और लो होते हैं, और उसमें बड़े होते हैं लोन। रिस्क इज वाइड स्प्रेड इन रिटेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग में सारा डाइवर्सिफाइड होता है, ठीक है। रिटर्न्स आर मोर इन रिटेल बैंकिंग माना जाता है। मॉनिटरिंग एंड रिकवरी इन रिटेल बैंकिंग आर मोर लेबोरियस बिकॉज लार्जर कस्टमर, क्योंकि भैया जब आप 10 लाख कस्टमर को लोन दे के बैठोगे, तो 10 लाख कस्टमरों को क्या करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में 10 करोड़, 10 लोन दिए, 2-2 हजार करोड़ के, 10 10 लोन देखने हैं, ठीक है। चलो इसको एक बार और देख लो कि ऑन द लेवल ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन सिंगल प्लेटफॉर्म इन डेटाबेस साइट फॉर ऑफरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट सर्विस अक्रॉस एसेट्स लायबिलिटी एंड अदर सर्विसेज। हॉरिजेंटली में क्या बोला हुआ, यूजिंग डिफरेंट प्रोसेस मॉडल फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है। वर्टिकली में क्या बोला हुआ है, सेंट्रलाइज कस्टमर डेटाबेस इज यूज टू अक्रॉस प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट के बीच के लिए सेंट्रलाइज डेटा होता है। प्रीडोमिनेटली हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज में क्या होता है, मोस्टली प्रोडक्ट पे काम करते हैं, ठीक है। और प्रीडोमिनेटली वर्टिकली में क्या बोला हुआ है कि कॉमन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द, मतलब
देखो वर्टिकल में क्या है, ऑल है, ऑन और प्रीडोमिनेंट वर्टिकल में क्या है, मोस्ट मोस्टली है, ठीक है। हॉरिजेंटल में क्या है, 1 to 1 है, क्या है, 1 to 1 है। और प्रीडोमिनेंटली हॉरिजेंटल में क्या है, सम सम टू मोस्ट। मतलब अगर मान लिया आपने, आपके वहां 3 डिवीजन है, तो आपने 2 डिवीजन को यूज किया, और आपके पास प्रोडक्ट है, आप मान लिया 25 कैटेगरी के प्रोडक्ट है, तो आपने इन दोनों की इंफॉर्मेशन के लिए 25 प्रोडक्ट को कवर कर लिया। चलो यही बता दो, चलो अच्छा कौन से मॉडल फॉलोड होते हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, प्रीडोमिनेंटली डी वर्टिकल, और तो कौन सा आंसर हो डी जाएगा, सर, डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग वे प्राइस स्ट्रक्चरिंग प्रोडक्ट अटेम्प्टेड, कौन सा, वन वन तीनों हो जाएगा, स्टैंडअलोन प्राइसिंग फॉर तीनों हो जाएगा। देखो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइसिंग होना, हाई वैल्यू के लिए अलग होता नहीं, कई बार कि 15 करोड़ का डिपॉजिट ला रहा, तो उसके लिए थोड़ा सा क्या करते हो, रेट स्पेशल बढ़ा देते हो, ठीक है। और अगर आप कार लोन के बाद हाउसिंग लोन ले रहे हो, तो भी तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों तरह का तीनों, होगा। नॉट अंडर रिटेल बैंकिंग में कौन सा नहीं है, कॉर्पोरेट एंटिटी, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल कारपोरेट वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ बैकबोन ऑफ द रिटेल बैंकिंग इनकम, कहाँ से कमाते हैं, सी सर। सर बोथ होगा, बोथ एंड भी हो जाएगा ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द बैकबोन ऑफ रिटेल बैंकिंग इनकम, रिटेल बैंकिंग इनकम, लायबिलिटी प्रोडक्ट, तो ये तो ए और बी इनकम हो ही होगा, नहीं सकता, एसेट ट्रेजरी प्रोडक्ट, एसेट प्रोडक्ट, तो बी होगा। बोथ एंड बी। इसमें इसका आंसर ट्रेजरी प्रोडक्ट दिया हुआ है, नहीं सर, सी है ट्रेजरी एसेट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है सर, ये लिखा हुआ सर ऑलरेडी। हाँ, टेक्स्ट में भी वही है। ये आंसर कल दे रखा है क्या, नहीं सही है सर, बी एसेट सर प्रोडक्ट नहीं है, बी बी। है ना, वहां पर बी लिखा हुआ वो है सर, सीरीज 3 में नंबर में। वो सीरीज हाँ अच्छा वो अच्छा, सीरीज सॉरी वर्ब है। सॉरी, ओह ये जो है, ये इधर एसेट आया, अच्छा मैं वही कह रहा हूँ ना, ठीक है। एसेट से मतलब क्या होता है, हम लोग जो लोन से कमाई करते हैं ना, सबसे ज्यादा कमाई कहाँ होती है रिटेल में, लोन से कमाई, लोन ठीक से। है। इसको आंसर होगा एसेट प्रोडक्ट, ठीक है। विच कैटेगरी द सेल ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉल्स, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट यूनिट लेते हैं, तो ये कौन सी यूनिट खत्म हुई हमारी, थर्ड यूनिट। तीसरी वाली खत्म है, ठीक है। अब हम चौथी कर लेते हैं, खोल लेते हैं। ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, क्या आ गया, ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो हमारी ब्रांचें होती हैं, अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है प्रॉफिटेबिलिटी का, ठीक है। इसको देखते हैं, और इसमें जो है समझ लो एक न्यूमेरिकल भी आपका आ सकता है, क्योंकि इसमें जितने ये दिए हुए हैं ना, ये सब फॉर्मूला बेस्ड हैं, ये क्या है, सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं, फॉर्मूला बेस्ड। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ, उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पिछले कुछ चैप्टर में कवर कर रखी हैं, ये हमने कर रखी है ना, CRR क्या है, SLR क्या है, सब। LK भगत जी, आपका तो म्यूट भी नहीं हो रहा हमसे, चलो हो गया, चलो। हाँ, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी, और प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रॉफिट क्या है और प्रॉफिटेबिलिटी
क्या है। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी को समझना होगा। प्रॉफिटेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट रिलेटेड टू इट्स एक्सपेंस। यानी अगर हम प्रॉफिट को किससे कंपेयर करते हैं, एक्सपेंस एक्सपेंसेस से, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी। अब जैसे मान लिया कि एक रिजल्ट आया कि आपका प्रॉफिट 10 करोड़ हुआ, ठीक है, और आपके जो एक्सपेंसेस थे वो थे 40 करोड़। इनकम कितनी हो गई, बोलो। -30 करोड़। ये तो माइनस में हो जाएगा ना। नहीं, एक्सपेंसेस नहीं, ये प्रॉफिट है भाई। अच्छा, तो 50 इनकम 50 हुई होगी ना आपकी। 50 जी। 50 करोड़ की इनकम पर आपने कितने का प्रॉफिट कमाया, 10 करोड़। 10 करोड़। अच्छा, अब दूसरा कहते हैं हम लोग कि दूसरे ने कमाया 15 करोड़। कितना कमाया, 15 करोड़। और इसने जो है ये कमाया 100 करोड़ की इनकम थी, और 85 करोड़ के क्या थे, इसके एक्सपेंसेस थे। एक्सपेंस तो आप बता सकते हो प्रॉफिट ज्यादा किसका है। ऊपर वाले का 10 प्रॉफिट, करोड़। 15 करोड़। प्रॉफिट तो इसी का ज्यादा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी किसकी ज्यादा है, 10 10 करोड़। करोड़ वाले का। ऊपर वाले की। क्यों, उसने एक्सपेंस 50 कम करोड़ है की उसका। इनकम में 10 करोड़ कमाए, दूसरे वाले ने 100 करोड़ की इनकम पे 15 कमाए। कायदे में कितने कमाने चाहिए थे इसे, 20 करोड़ कमाने चाहिए थे। 30 करोड़। तो इसका मतलब इसने एक्सपेंसेस अपने क्या किए, ज्यादा किए। बढ़ा दिए। तो एक्सपेंसेस से जैसे ही हम कंपेयर करते हैं प्रॉफिट को, तो उसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिटेबिलिटी। चलो, ये कुछ न्यूमेरिकल टाइप के हैं, इसको जरा बहुत होशियारी समझ लो। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, तीन उसमें बात आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब पहले उसकी बात करेंगे, उसने कहा एक कंपनी की सेल कितनी है, करोड़। 1 करोड़ की सेल है, 1 करोड़। ठीक करोड़। है। एंड COGS कितना है, 60 लाख। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सोल्ड, ये आपने कॉमर्स में पढ़ा होगा, कीपिंग में। 60 लाख की कॉस्ट आ रही है। तो इनिशियली उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 40 लाख। 40। हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई सामान हमने 6,000 का खरीदा, उसको प्रोसेस किया और उसको 20,000 का बेच दिया, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 14,000। 14,000 हो गया, ठीक है। अब ये जो 20,000 का बेचा, तो इसमें हमारे कुछ खर्चे हुए, हमारी लाइट लगी, बिजली लगा, पानी लगा, मतलब लगा 7,000 का वो लग गया। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ कितना हो जाएगा, 7,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। तो 7,000। टोटल सेल्स में COGS, और बैंकों के लिए COGS क्या होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब रेंट। क्या है, COGS। COGS है कि हमें सर्विसेज देने के लिए क्या कॉस्ट लगानी पड़ रही है, ठीक है। और किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उसकी मार्केटिंग कॉस्ट होगी, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होगी, सब चीज उसमें आती है, ठीक है। अब जब हम कहाँ पर आ गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ गए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से कौन से एक्सपेंसेस माइनस किए हमने, ऑपरेटिंग का मतलब उस धंधे को चलाने में होने वाला खर्चा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा, उसने कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, तो उससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा। अब वो कहता है कि थर्ड लेवल जो है कौन सी वाली है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में क्या माइनस हो जाएगा, टैक्स। टैक्स और टैक्स इंटरेस्ट हट जाएंगे, तो नेट प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के कुछ मेजर हैं, कुछ रेशियोज हैं, कौन कौन से हैं, और वो ये रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी।
रिटर्न ऑन एसेट से मतलब बैंकों के एसेट क्या है, जितने भी बैंकों के क्या है, लोन। लोन हमारे लिए एसेट्स का लोन। काम करते हैं, ठीक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है कि हमारे बैंक में कितने शेयर होल्डर ने शेयर लेके। इक्विटी ले रखी है, पैसा लगा रखा है। तो शेयर होल्डर के पैसों के अगेंस्ट में हमें होने वाली क्या, इक्विटी, रिटर्न। रिटर्न ऑन इक्विटी। और एसेट वाले में लोन से कितना पैसा वापस आ रहा है, ठीक है। ये जो बेसिकली एसेट दे रखा ना यहाँ पे, ये एसेट यहाँ पर क्या दे रखा कि जितना भी हम डिपॉजिट लाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। 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 प्लस शेयर होल्डर ने पैसा दे रखा है, तो कुल मिला के हमारा क्या बन जाते हैं, एसेट्स। एसेट। अब यहाँ पर देखिए, ये इस चैप्टर को आप जो मैं बता रहा हूँ रेशियो इन 4-5 है, बहुत टफ नहीं है, बहुत टफ नहीं है। अगर आप इनको देखेंगे तो हो सकता है कोई केस स्टडी न्यूमेरिकल भी आपका फंस जाएगा, ठीक है। चलो, अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले होता है इंटरेस्ट रेट स्प्रेड, क्या होता है, गैप, क्या एडवांसेस के रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंटरेस्ट। बीच में जो चीज होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरेस्ट रेट। रेट। ठीक है। इसी को गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एवरेज इंटरेस्ट रेट अर्न और एवरेज इंटरेस्ट रेट क्या, पेड। माइनस वो इन डिपॉजिट पे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट अब इंटरेस्ट सिंपल बात है ना, हमने 6,000 करोड़ इंटरेस्ट में कमाए और 2,000 करोड़ हमने डिपॉजिट में दे दिए, तुम्हारा एनआईआई कितना हो गया, 4,000 4,000। करोड़, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, ये नेट इंटरेस्ट इनकम हो गया, इसमें तो कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहां से नहीं। अगला आता है एनआईएम। एनआईएम में कुछ नहीं होता है, जो एनआईआई को है उसको कंपेयर कर देते हैं किससे, अपने टोटल एसेट से। यानी एनआईआई एक सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन कौन सा कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव। रेशनल है। रेशियो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि किसी से कंपैरिजन है। एनआईआई में कोई कंपैरिजन नहीं है, ये क्या है, रेशियो है या कंपैरिजन है। तो जब हम रेशियो एनालिसिस सर करते हैं, हाँ बोलो। सर मतलब ये है कि जब भी सर अपन मार्जिन निकालेंगे तो सर रेशो में चले जाएंगे सीधे, यही रहेगा हाँ सर। हाँ बिल्कुल, फॉर्मूले से भी देखो ना, फॉर्मूला खुद बता रहा है, हाँ। जिस फॉर्मूले में डिवाइड आ जाए वो समझ लो रेशियो टाइप है, और जिस फॉर्मूले में प्लस माइनस चल रहा है तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू का वाला फॉर्मूला है, उसमें कोई रेशियो नहीं निकाल रहे हम। तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो हमारे लोन पे प्राप्त राशि और डिपॉजिट पे दिए गए उसके बराबर होती है, ठीक है। सर एवरेज टोटल एसेट्स का मतलब क्या है? एवरेज टोटल एसेट का मतलब ये, जब आप बैंक, मान लिया आपने देखा कि 31 मार्च को जो खत्म होता है, तो मान लिया आपके 31 मार्च को पूरे एसेट थे बैंक में 6,000 करोड़ के थे मान लिया, और अगला साल खत्म होते होते कितने हजार करोड़ के हो गए आपके, 9,000। 9,000 के। तो एवरेज कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड, वो एवरेज। क्योंकि साढ़े। भाई बैंक का जो एसेट है, अब मान लिया आप 31 मार्च का ले लेंगे तो 31 मार्च में कितना आ जाएगा, 9,000 करोड़। तो उससे आपकी इनकम क्या निकलेगी, मार्जिन क्या निकलेगा, मार्जिन कम हो जाएगा। जी। तो इसीलिए लेकिन क्या सर ये तो नियम थ्रू बनाया आउट गया द ईयर होगा ना सर, है, एवरेज। थ्रू आउट द ईयर नहीं होगा सर, ये तो एसेट थ्रू जितनी आउट अपनी थ्रू थी आउट सर द वो ईयर ही तो देखा throughout हमने। the- हमने कहा हाँ हाँ कितने से शुरुआत की थी, कितने पे खत्म हुए, उसको हमने हाँ। जोड़ करके 2 से डिवाइड, ओके। मतलब मिड पॉइंट निकाल लिया, एक तरह से क्या निकाल लिया हमने, हम्म। मिड पॉइंट निकाल लिया, मिड पॉइंट निकाल दिया ठीक है, और उसको ठीक। अच्छा, रिटर्न ऑन एसेट, एसेट्स। तो रिटर्न ऑन एसेट में नीचे तो क्या आएगा,
एवरेज टोटल एसेट वो तो वही आएगा। और ऊपर क्या आएगा? इनकम जितने भी तरह की आपकी इनकम हो रही है, एक तो हमारे पास कौन सी इनकम होती है हमारे पास? इंटरेस्ट इनकम नेट इंटरेस्ट इनकम। और एक हमारे पास और इनकम भी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज या फीस कमीशन। इनकम भाई बैंक जो है केवल इंटरेस्ट से ही थोड़ी कमाता है पैसा। बैंक जो है कई और तरीके से भी कमाता है, एक्सचेंज से, कमीशन से, ब्रोकरेज से कमाता है ना। लेकिन उसके बाद बैंक के क्या होते हैं? कुछ खर्चे भी होते हैं। तो उसके बाद हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? नेट इनकम नेट इनकम। तो रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एवरेज एसेट। एसेट अगला आता है, अब ये देखो, ये बता रखा है जो पूछ रहे थे ना आप लोग, भाई स्टार्ट पे, एंड पे जोड़ो, 2 से डिवाइड करो। ठीक है। अगला आता है रिटर्न ऑन एसेट। इक्विटी। तो जो आपकी इनकम हो रही है, देखो इस पे एक फॉर्मूला देख लो। आपकी इनकम हो रही है इतनी, कितना पैसा लगा करके हो रही है? कैपिटल को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विटी इक्विटी। इसीलिए इसको रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी बोलते हैं। ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला यहां बनता है, लिवरेज रेशियो क्या होता है? लिवरेज रेशियो का मतलब है कितना खतरे में है आप। मतलब आपके पास अपने थे 60 करोड़ रुपए, अपने, कैपिटल मतलब अपना। अपना, मतलब उस कंपनी का पैसा, उस कंपनी को, पैसे को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल बोलते हैं। अब यहां ये बात कर रहा है बैंक के एसेट। तो बैंक के एसेट अपने पैसे से ज्यादा होते हैं, कम होते हैं? ज्यादा। हम्म कम होगा ना नहीं तो ज्यादा है। कई गुना ज्यादा, कई गुना कम ज्यादा। होगा सर, कम होगा सर, 90% तक होगा ना सर टोटल। नहीं, ना ना, ना सुनो, जो बैंकिंग बिजनेस होता है और एक व्यापारी का बिजनेस में यही एक बहुत बड़ा फर्क है। बैंक क्या करता है? अपना पैसा लगाता है, हाँ, प्लस लोगों से बोरोइंग क्या उठाता है? डिपॉजिट। डिपॉजिट। और इन दोनों से क्या क्रिएट करता है? अपने एसेट्स को, लोन को। एसेट करता है। अच्छा, डिपॉजिट कितना उठा सकता है कोई बैंक? कितनों भी उठा सकता है। कितना भी उठा सकता है, यानी कि उसके पास इसकी कोई भी लिमिट लिमिट नहीं। नहीं है। पता लगा उसने जो डिपॉजिट उठाया 50,000 करोड़ का उठा लिया, तो इस 50,000 करोड़ के बेस पे वो लोन बांट सकता है, डिपॉजिट रख सकता है, कैश। अब मुझे एक बात बताइए, किसी बैंक ने अगर 50,000 करोड़ डिपॉजिट उठा रखा है, तो उसके जो एसेट्स हैं वो कितने हो सकते हैं? सच कोई यार नहीं। 4,000 करोड़ से 7 गुना। डिपॉजिट उठा रखा है तो कुछ तो सर डिपॉजिट तो वो उसमें रखेगा सर, सीआरआर एसएलआर के रूप में रखेगा सर, और कुछ एसएलआर, वो डालेगा सुनो सुनो, सर। एसएलआर में तो कमाई करता है ना, रिश्तेदार में तो सिर्फ नहीं रहता। एसएलआर में तो कमाई कमाई करता तो है ना। करता है हाँ हाँ। लेकिन सर CRR एफआर केवल तो इसमें तो नहीं केवल डाल सकता ना सर। सीआरआर का पैसा ऐसा है जिसमें वो कमाई नहीं करता, उसे हाँ वो यस सर, पैसा अपने पास दबा के रखना यस। पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 करोड़ में से 5% छोड़ दो, मान लिया हम्म, 2,500 छोड़ दो, तो बाकी जो होगा ये लगभग 47,500 करोड़ रुपए के उसके क्या हो सकते हैं? हो एसेट हो सकते सकते हैं सर हैं। वो। इससे कम भी हो हाँ सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। और यहां पर ये जो एसेट शब्द है, एसेट में सीआरआर को हटा के ले आता है। क्यों हटा के ले आता है? क्योंकि ये पैसा आपको कोई भी अर्निंग नहीं देता। नहीं देता है। ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा कि बैंक के एसेट के पीछे कितनी कैपिटल लगी हुई है। तो ये लिवरेज रेशियो का फॉर्मूला है, बैंक एसेट अपॉन बैंक कैपिटल। ठीक है। फिर आरओई का फॉर्मूला है रिटर्न ऑन एसेट इनटू
लिवरेज रेशियो। शॉर्टकट में देखेंगे तो आंसर यही आ रहा है, क्या आ रहा है, इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी। लेकिन इसका डिटेल फॉर्मूला ये बनता है, क्या बनता है, ये वाला क्या है, रिटर्न ऑन एसेट जो ऊपर निकाला था हमने इनटू लिवरेज रेशियो। तो इसमें क्या होता है, बैंक एसेट और बैंक एसेट क्या हो जाते हैं, क्रॉस। क्रॉस हो जाते हैं, तो बचता हमारे पास ये है। ठीक है, ये देखो एक एग्जांपल दे रखा है, देखो जरा ये एग्जांपल दे रखा है। बैंक के एसेट कितने हैं, 100, तो 100। कहाँ से लाया, 5 तो अपना था और 95 कहाँ का था, डिपॉजिट। डिपॉजिट से लाया। तो अपना 5 करोड़ होने के बावजूद भी उसने कितने एसेट बना रखे हैं, 100 करोड़। 100 करोड़। ठीक है, अब लिवरेज रेशियो में हमने क्या देखा था, लिवरेज रेशियो में कि बैंक एसेट assets, अपॉन कैपिटल। तो यहाँ देखिए कि एसेट है 100 और कैपिटल कितनी है 5, 5, तो क्या रेशियो आ गया, 20। 20 20:1 का रेशियो आ गया। ठीक है, 20:1 तब ये यहाँ का तक रिस्क सकता है, है। यहाँ तक रिस्क ले सकता है 20 तक, क्या कह रहे हो, मतलब 20 तक सर रिस्क ले सकता है बैंक, इसका मतलब यहाँ पर। नहीं 20 तक लिया हुआ है, ये तो रेशियो निकल रहा है ना, एग्जिट मतलब जो हमारे फिगर्स हैं उस पे आंसर निकाल रहे हैं ना हम लोग। किसी इसने जो है इतना लिया हुआ है, 5 करोड़ की कैपिटल पे 100 करोड़ बांट के घूम रहा है, अगर डूब गया तो क्या होगा, बहुत खतरा है। ठीक है, और अगर उसके एसेट्स कितने डूब जाएं केवल, 5%। तो क्या हो जाएगा, हाँ यस, देन इसका बैंक कैपिटल जो वाइप आउट हो जाएगा। भाई 100 करोड़ में से 5 करोड़ के लोन खराब हो गए आपके, वो 5 करोड़ रुपए कहाँ से लाओगे आप, कैपिटल से। आपका अपनी पूंजी कैपिटल से लाओगे, वो डिपॉजिटर का पैसे पे नहीं देखोगे आप कुछ भी, क्योंकि उसे तो एक दिन लौटाना वापस है। करना है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है टिपिकली द लिवरेज रेशियो इज अबाउट 10 to 12। तो मतलब ये कौन सा रेशियो है, अधिकतर कौन? जो यूएसए में बता रहे हैं, फेडरल रिजर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, द आर डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कैन बी यूज्ड टिपिकली द लिवरेज रेशियो अबाउट 10 to 12। बैंक एसेट में हैव एटलीस्ट कितने टाइम, 10 टाइम ऑफ अपनी कैपिटल, बट नॉट मच मोर, उससे ज्यादा भी लेके कोई फायदा नहीं है। लेमन ब्रदर्स की बात करते हैं, इनका लिवरेज रेशियो कितना था, 33। 30 था। क्या हुआ आखिरकार, जरा सी झटका लगी, कितनी झटका लगी, 3%। 3% में निपट गया हो। 1100। 3% अगर एनपीए हो गया उसका, गया। अच्छा सर, इसी वजह से सर वो 3% वाला जो लेके आए थे सर कि इसका इतना नहीं होना चाहिए, 3% से ज्यादा जो है एनपीए नहीं होना चाहिए बोल के। हाँ यही मान सकते हैं, बिल्कुल। हाँ और या ऐसा कह सकते हैं, जैसे मैं भी एग्जांपल लेता हूँ आपको, मान लिया किसी ने 10 करोड़ की कैपिटल है किसी बैंक की, उसने 8 करोड़ के लोन दे रखे हैं, कैसी पोजीशन है उसकी, बोलो। ठीक है, ठीक। ठीक नहीं बहुत है। सही है, सारा बहुत भी सही है। लोन डूब जाएगा तब भी 2 करोड़ बचेगा, जिंदा रहेगा। यहीं पर यही बैंक ऐसा हो जाए कि 10 करोड़ का कैपिटल है और 80 करोड़ बांट दे, तो लिवरेज कितनी हो गई, ठीक है, 8 हो गई। 20 हो गया। 8 लिवरेज भी क्या है, यानी कि लिवरेज होगी इसकी 8 हो गई ना। अब ये बताओ कि कितने परसेंट, 80 में कितना परसेंट डूबे कि ये बैंक खत्म हो जाए, बताओ। 10%, 12%, 12%, 1296। 13 मान लो, 13%। 12.5% मान लो। अगर हाँ। इसका 12.5% डूब जाए तो बैंक क्या हो गया, खत्म हो गया। डुप्लीकेट। तो ये है लिवरेज का कॉन्सेप्ट, जो है ये होता है। ठीक है, अच्छा एक वर्ड आता है क्या, इफिशिएंसी। Efficiency। एक वर्ड क्या आता है, इफिशिएंसी। तो ये कहता है कि
it is becoming clear that bank must get the best bang for the buck from all Bank- resources expenditure. तो आजकल क्या दिक्कत आ रही है बैंकों के साथ? हमने कहा कि बैंक मस्ट गेट द बेस्ट बैंग फॉर द बक from all resource expenditure. Continued inefficiency at a bank might robbing important efforts on the resources. Bank need to be fully successful, but a focus of cutting cost alone is not formula. यानी कि वो ये कहता है केवल कॉस्ट कटिंग से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा। केवल कॉस्ट कटिंग से प्रॉफिट नहीं होता है। वो कहता है आप खर्चा करो जितना कर सकते हो, लेकिन उसी रेशियो में क्या बढ़ा दो? अपनी प्रॉफिट। इनकम बढ़ा दो, प्रॉफिट बढ़ा दो। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें कर रहा है कि जो इफिशिएंसी को, बैंकिंग ऑपरेशन में इफिशिएंसी को इंक्रीज करने की स्ट्रेटेजी के लिए बोलता है। क्या बोल रहा है? सबसे पहले एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर बेटर ऑपरेटिंग इफिशिएंसी। बिजनेस को क्या करो? अपने रीअलाइन करो और more cost effective and increase bank profitability. Leading banks take a robust approach for strategic planning, assessing the minimum commitment of resources. ये सब करने की बात करता है। चैनल का ऑप्टिमाइजेशन करो। चैनल का मतलब जिनके थ्रू आप अपने डिलीवरी करते हो। चैनल का मतलब क्या है? जिनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की क्या करते हो? डिलीवरी करते हो। प्रोसेस कॉस्ट कम करो। जैसे अगर मैं ऐसा कहूं कि आपका ऑफिसर 5 लाख की एफडी लेके आया मंडे को, ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्ट क्या हुई? कम हो। उस ऑफिसर की कम से कम क्या? क्या लगा? एक दिन का वेतन गया, सैलरी गई उसकी। और दूसरा ऐसा था, वो ब्रांच में बैठा रहा, उसने 5 नंबर पे कॉल की और 5 लाख का डिपॉजिट ले आया। तो किसकी प्रोसेस कॉस्ट कम है? कॉल वाले की सर। जो बैठा बैठा ले आया। तो कई बार हमारे बैंकों में ऐसा होता है, हम रिकवरी के लिए जाते हैं, 2 ऑफिसर गए, 50 किलोमीटर दूर गए, सुबह गए, शाम को आए और 10,000 रुपए की क्या लेके आ गए? रिकवरी। रिकवरी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया हुआ। तो क्या हो रहा है? उससे बढ़िया वो कुछ और काम कर लेते पूरे दिन भर, तो 10,000 रुपए जो लेके आए उससे कुछ और अच्छा कर सकते थे। यानी प्रोसेस कॉस्ट को क्या करो? कम करो। स्टाफ की प्रोडक्टिविटी, स्टाफ की क्या करो? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और क्या करो? ऑटोमेशन Automation। करो, इससे समय पर तेजी से काम हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे अगर टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन पे पैसा लगाने की बात आती है, तो ये कॉमन जो लिखा हुआ होगा उसे आप जरूर पढ़ के इन बातों को समझ लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, वेंडर मैनेजमेंट का मतलब है जो आपके प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, तो उन्होंने कहा सिंपली प्रेशरिंग वेंडर टू लोअर देयर प्राइस, rather it is a focused effort designed to drive the greatest possible value for a vendor relationship, selecting vendors that are closely aligned to the bank business objective। यानी कि जो वेंडर जिसको आप अपने काम में लगा रहे हो, उसको इस बात का ध्यान रखो कि वो आपके बिजनेस एक्टिव जो ऑब्जेक्टिव है वो उन जैसा अलाइन हो। ठीक है, मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग वेंडर परफॉर्मेंस इज सपोर्टेड बाय सर्विस लेवल एग्रीमेंट।
प्रोडक्ट बिल्डिंग एंड रिलेशनशिप प्राइसिंग। अब प्रोडक्ट बिल्डिंग क्या है, प्रोडक्ट बंडलिंग क्या है कि कार लोन दिया तो उसको हाउसिंग लोन भी दो, उसको क्रेडिट कार्ड भी दो, ये सब करो। रिलेशनशिप प्राइसिंग का मतलब क्या है कि भैया कि अगर एक से कनेक्शन हुआ तो उसका दोस्त, उसके ऑफिस में कोई लोग, तो वो इस तरह बढ़ाते चले जाओ। तो उसने कहा कि बैंक नीड टू थिंक बियॉन्ड वन साइज फिट्स फॉर ऑल, मतलब एक ही एक ही सबके लिए फिट होगा ऐसा नहीं करो। तो उसने कहा कस्टमर ऑल्सो विल लीव एन इंस्टीट्यूशन फॉर अनदर बेस्ड ऑन गेटिंग द सर्विस दे वांट and the best price available for it. So relationship pricing and product bundling become even more important. Banks should look at the product and pricing based upon the total customer view. यानी हमें देखना है कि उस कस्टमर से ओवरऑल क्या फायदा हमें मिल सकता है। हम केवल ये ना देखें कि भैया इसको व्हीकल लोन जो है 10 से कम में नहीं दे पाएंगे। हम ये देखें कि 10 से कम में अगर हम देते हैं तो क्या किसी और जरिए से हम इससे कहीं पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। क्रॉस, ये क्या लिखा हुआ है, क्रॉस लॉब डेटा शेयरिंग एंड बिल्डिंग और 360 डिग्री कस्टमर व्यू। यानी कस्टमर को कई एंगल से आपको देखना है कि हमें कहाँ कहाँ ये मदद किस किस तरह से, होलिस्टिक पिक्चर से देखना है। खाली ये नहीं देखना है कि अरे ये 500 रुपए का सेविंग बैंक का खाता खोलने आया। जो 500 रुपए का सेविंग बैंक का खाता खोलने आता है, कल को वही आपसे क्या लेके जाता है। कार लोन ले सकता है। हाँ, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है उसमें। सोफिस्टिकेटेड कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमरों को क्या करो, सेगमेंटाइज करो, जिससे अपने प्रोडक्ट को ज्यादा वो कर पाओ। ठीक है। रियल टाइम क्रॉस सेलिंग, जिस समय आया है तो चाय पिलाते पिलाते क्या करो, क्या करो, चाय पिलाते पिलाते एक कुछ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेच लो। हाँ कुछ भेज दो। ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि डीप कस्टमर इंसाइट टू ऑफर क्रॉस चैनल मार्केटिंग कैंपेन वेयर मोमेंट ऑफ ट्रुथ, वेडिंग, होम परचेज, न्यू जॉब, स्टॉक ट्रांजेक्शन, ऐसा कुछ जीवन में क्या कहलाता है, ऐसे कुछ घटनाएं हैं जो जीवन के लिए क्या कहलाती हैं, मोमेंट ऑफ ट्रुथ, आर सर ये एक्टेड आप एज सेलिंग क्या होता है। है? आप सेलिंग, जो क्या, आप सेलिंग लिखा हुआ ना सर, अच्छा ये रियल ये टाइम क्रॉस सेलिंग तो ठीक है, आप ये सेलिंग की होता है, बात। देखो ऐसा होता है, क्रॉस सेलिंग तो होता है आपसे हाउसिंग लोन लेने आया था, आपने उसे क्या दे दिया, एक इंश्योरेंस दे दिया, इंश्योरेंस दे दिया। साथ में अपसेलिंग वेल्डिंग होता भी है, करवा दिया। हाउसिंग लोन लेने आया था 10 लाख का, आपने उसे कहा अच्छा अच्छा ऐसा, आपने उसे कितने का दे दिया, मतलब सेम प्रोडक्ट पे वैल्यू बढ़ा देना, क्या कहलाता है, अपसेलिंग। और अदर प्रोडक्ट को दे देना क्या कहलाता है, क्रॉस क्रॉस सेलिंग। सेलिंग। क्रॉस सेलिंग। ठीक है। इनोवेटिव रिवार्ड डिजाइन, तो कस्टमरों को जब डील करते हैं तो उसके उस पे कुछ उसे रिवार्ड देने की बात करो। तो इनोवेटिव में क्या होता है, हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट, बैंक नीड टू मूव बियॉन्ड वन साइज फिट्स ऑल फॉर रिवार्ड मॉडल, पर्टिकुलरली फॉर द मोस्ट प्रॉफिटेबल। जो हमारे मोस्ट प्रॉफिटेबल क्लाइंट हैं उनको क्या देने की कोशिश करो, उनको भी कहीं फायदा देने की कोशिश करो, क्योंकि आपके लिए तो मोस्ट प्रॉफिटेबल है ना वो। तो इसमें क्या है देखो, मैनी इंडियन बैंक हैव सिंस टाई अप देयर डेबिट कार्ड with service provider with co-branding and additional reward points for using their service like ICC बैंक ये सब। ऑटोमेटिंग कस्टमर केयर, जो आपका सारा कस्टमर पे डिजिटल एज आजकल हो गई है, तो उस पर क्या करो, कस्टमर केयर पे रहे। डिजिटल रिवॉल्यूशन, डिजिटल रिवॉल्यूशन। बिग डेटा क्या होता है, जो गूगल गूगल सब मेंटेन कर रहे हो, क्या क्या मेंटेन कर रहे हैं, बिग डाटा। मतलब एक एक हरकत, एक एक इंटरेस्ट, एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके रखना और उसका यूज करना अपने बिजनेस के लिए। ठीक है। मतलब डेटा माइनिंग करते हो सर, मतलब हाँ, डेटा माइनिंग, पहले डेटा को जो है वेयर हाउस करते हैं, वेयर हाउस करने का मतलब डेटा को इकट्ठा करते हैं और उसी डेटा में से चीजें निकाल करके
यूज करते हैं उसको डेटा माइनिंग बोलते हैं, ठीक है। मल्टी चैनल सीमलेस एक्सपीरियंस, उसको ऑनलाइन, मॉर्गेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू रैपिडली चेंज द वे तो कस्टमर, मतलब उन्हें कई तरीकों से उसे अपनी बैंकिंग सर्विस का एक्सपीरियंस दिलवाओ। इनोवेटिव बैंक ब्रांच डिजाइन, आपकी ब्रांचें जो हैं अच्छी बने आजकल, हिप, मॉडर्न एंड फन, मतलब ब्रांच में आने के बाद उसे लगे कि कहीं आया हूं मैं, ठीक है। इंस्टिलिंग अ कल्चर दैट वैल्यू इफिशिएंसी, यानी आपके पास जब कस्टमर आता है तो आप उसका काम इतनी इफिशिएंसी से करें कि आपके स्टाफ में वो कल्चर होना चाहिए, ठीक है। अब आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग, इफेक्टिंग नहीं है, क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव। अफेक्ट वाला नेगेटिव, कि प्रॉफिटेबिलिटी को कम करने वाले कौन से फैक्टर होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करने वाले, प्रभावित करने वाले, फायदा देने वाले नहीं, प्रभावित करने वाले कौन से, 3 मेजर फैक्टर, कौन कौन सा, पहला फैक्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक, हमने जब पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक, इकोनॉमी यानी हमारी देश की हालत क्या है, जीडीपी की ग्रोथ क्या है, ठीक है। और लो इंटरेस्ट रेट along with the stiff competition among bank put pressure on interest margin of bank and hence negatively affected one। तो अब जब बहुत कंपटीशन हो जाता है, लो इंटरेस्ट रेट होते हैं, तो बैंकों को भी अपने इंटरेस्ट मार्जिन के लिए काफी क्या करना पड़ता है, प्रेशर उठाना पड़ता है, ठीक है। इससे क्या होता है, अफेक्ट होते हैं हमारी प्रॉफिट। इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर, तो किसी पर्टिकुलर टाइप में क्या हो गए, एनपीए हो रहे हैं, हमने कहा कि एनपीए हैव द मोस्ट एडवर्स इम्पैक्ट, तो ये हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री का स्पेसिफिक फैक्टर है, क्या होना, एनपीए NPA होना, ठीक है। अदर बैंक स्पेसिफिक फैक्टर भी होते हैं, इसमें बोलता है क्या, कि मोर डिपॉजिट्स ऑफ बैंक कलेक्ट हायर विल बी द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड जनरेटिंग लोन एंड फॉर अदर प्रॉफिटेबल यूज सच इन्वेस्टमेंट, नॉन इंटरेस्ट इनकम ऑफ द बैंक कंसिस्टिंग कॉमन इनकम, कमीशन इनकम, तो कह रहा है कि कौन कौन सी और इनकमें बैंक लेता है, उनकी बात होती है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस द बैंक नहीं है। इम्प्रूव ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप लोग, एक ये ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, ये क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर प्राइस में इसको समझ लो जरा। आमतौर पर ब्रांचेज होती हैं या तो डिपॉजिट की ब्रांचेज होती हैं या loan लोन की होती हैं। आप में से अधिकतर की ब्रांचें कौन सी ब्रांचें होंगी, डिपॉजिट। यानी डिपॉजिट है 70 करोड़ और लोन बांट रखा केवल कितने का, 40 करोड़। तो इसका मतलब है 30 करोड़ आप डिपॉजिट जो लेके बैठे हैं उसमें डिपॉजिटर को क्या देते हैं हर साल, interest तो उससे आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कैसा आता है, ऑपरेटिंग लो हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। loss लॉस होगा, होगा ही नहीं, प्रॉफिट कभी हो ही नहीं सकता। 70 लाख पे आप इंटरेस्ट दो और 40 लाख पे इंटरेस्ट कमाओ तो कैसे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरा बैंक है, उसके वहां डिपॉजिट है 5 करोड़ और लोन बांट रखे हैं उसने कितने करोड़ के, 60 crore 600 करोड़ के, उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब बात आती है कि ये जो 600 करोड़ का जो लोन बांट रहा है वो ऐसी ही कई सारी ब्रांचों के सरप्लस फंड का क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। और यूज किसके थ्रू कर रहा है ये, loan के ट्रांसफर प्राइस में। सेंट्रल ऑफिस के थ्रू, यानी आपका जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस उसे यहां से पैसा उठा के यहां दे रहा है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट निकला है ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म, यानी जो ब्रांच अपना डिपॉजिट इसको दे रही है और ये बल्ले बल्ले कर रहा है, कमा रहा है, तो बोला गया है कि ठीक है भैया, इससे कुछ कमाई का हिस्सा लेकर के किनको दे दो, डिपॉजिट वाले को डिपॉजिट वाले को दे दो। इसी को बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, ठीक है। ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म यानी जो ब्रांचें डिपॉजिट ज्यादा लेती हैं उनको भी सर उस सर कमाई का इसमें फायदा दो।
सर इसमें एक बात पूछनी थी कि जैसे प्रॉफिटेबिलिटी, आप प्रॉफिट आएंगे मान लीजिए, जो लोन सर ज्यादा दे रहा है वो जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से प्रॉफिट जाएगा सर अगले को, या तो फिर सिर्फ इतना है कि जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में हमने पढ़ा था सर कि यहाँ से जाएगा जो है, जैसे किसी का कम है तो फिर हम जो है उसका क्या कर रहे हैं, परसेंटेज को वापस मिला दे रहे हैं कि बोले ठीक है आपका जो लैंडिंग का जो टारगेट है वो पूरा हो गया है दूसरे को देने से, वो उस वाले पे सिर्फ ये प्रযোज्य है सर, या तो फिर नहीं नहीं, प्रॉफिट वो पे नहीं, होगा सर? ये तो सिर्फ है कि, अच्छा ऐसे समझो, ये जो 600 करोड़ का लोन बांट रहा है, मान लिया 10% पे बांट रहा है, हाँ ठीक है। और जो हमारा ये डिपॉजिट वाला है, ये मार्केट से डिपॉजिट कितने में उठाए हुए बैठा हुआ है, केवल 2.3 या 4 करोड़। 4% में उठा के बैठा हुआ है। और इधर ये कमा रहा कितना, 10%। 10%। ठीक है। तो सेंट्रल ऑफिस क्या करता है कि इस 10% में से 2%, यानी कि 6%, 4% तो इसकी कॉस्टिंग हो गई, हम्म। तो 6% इसको दे देता है। तो इस डिपॉजिट वाले ब्रांच को कितने की इनकम हो गई अब, 2% की। 2% की। अच्छा, और ये जो है इसको कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है अब, केवल 6 पड़ रही है। इसको कितनी कमाई हो गई, 4%। 4% की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने एक भी डिपॉजिट नहीं लाया, लेकिन जहां से भी डिपॉजिट लाया उसे 4 में नहीं मिला, कितने मिला, 6 में। 6 में मिला। फिर भी इसने कितना कमाया, 4%. 4%। और इसके लिए इसको कहीं बाजार में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इंटरनल सेटलमेंट है ना ये तो। ठीक है। तो यहाँ जो ये बोला कि स्टेप कैसे हम ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करें, तो उसने बोला फोकस ऑन बैलेंसिंग प्रॉफिट ग्रोथ एंड रिस्क, कि अपना प्रॉफिट कितना है, ग्रोथ कितनी है, और रिस्क कितना ले रहे हैं। एक्सेस द स्ट्रेटेजिक फिट एंड यूनिक रोल फॉर ईच ब्रांच इन द नेटवर्क। क्या करो इसने कि हर ब्रांच के लिए क्या करो, स्ट्रेटेजिक फिट एंड यूनिक रोल फॉर ईच ब्रांच इन द नेटवर्क। हर ब्रांच का रोल जो है एक अलग होना चाहिए। एनालिसिस द करंट कस्टमर बेस फॉर ईच ब्रांच। हर ब्रांच के आजकल के जो कस्टमर बेस है उस पर क्या करो, एनालाइज करो। आइडेंटिफाई यूर बेस्ट न्यू प्रोस्पेक्ट्स, पोटेंशियल कस्टमर अपॉर्चुनिटी, कहाँ से आप कस्टमर उठा सकते हैं उस बातों को देखो। ठीक है। विच टाइप ऑफ कस्टमर करेंटली gravitate to this branch, which specific segment should the bank target and pursue the prospect, ये सब करो। एनालाइज द कंपटीशन, एनालाइज द कंपटीशन को भी भापो क्या चल रहा है आगे। सेट स्पेसिफिक गोल्स फॉर ब्रांच एंड बिजनेस एंड कंज्यूमर मार्केट। एग्जीक्यूट इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन टू ड्राइव कस्टमर ओरिजिनेशन, रिटेंशन एंड एक्सपेंशन। ये होता है ना हमेशा, कस्टमर क्रिएट करना, उसको रिटेन करना, और उस पे उसके बिजनेस को बढ़ाना। बिसाइड द स्ट्रेटेजिक स्टेप, ये सारे कौन से स्टेप थे, स्ट्रेटेजिक। ब्रांच को कुछ अपने भी काम करने हैं, क्या करना है, एनपीए को क्या करना है, कम करना है। रिड्यूस करना। अच्छी क्वालिटी के क्या देने, लोन लोन देने। देने। नॉन इंटरेस्ट इनकम को क्या करना, बढ़ाना है, जैसे एलसी, गारंटी, डीमेट अकाउंट वगैरह। लो कॉस्ट के डिपॉजिट को लेकर के आना है। ठीक है। अपनी ब्रांच में कैश बैलेंस कितना रखना है, मिनिमम। क्योंकि कैश बैलेंस में भी सेंट्रल ऑफिस को इंटरेस्ट देते हैं आप। कॉस्ट मैनेजमेंट कैसी करनी है अपनी, कॉस्ट क्या करना है, रिड्यूस घटाना। करनी है। कट करना। गुड कस्टमर सर्विस रिलेशनशिप बनानी है जिससे ज्यादा बिजनेस मिले आपको। कर्टियस बिहेवियर रखना है ब्रांच हेड, अब इसमें लिखा हुआ ब्रांच हेड को करना है, बाकी कोई करे या ना करे। ठीक है, क्योंकि चाय तो वही पिलाएगा ना। प्रॉफिटेबिलिटी में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन सा बिजनेस आप इंप्रूव कर सकते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर टू एनालाइज योर स्ट्रेंथ
एंड वीकनेस, अपनी अपनी ब्रांच के बारे में देखो क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अपना जनरल बिजनेस कॉस्ट क्या आ रही है, ओवरहेड क्या है, जो बेसिकली ब्रांच मेयर के काम है सारे, ये सारे काम किसके हैं, ब्रांच मेयर के। क्योंकि और बाकी स्टाफ क्या है, ऑपरेटिंग स्टाफ है। ये सारा जो नट सेल में जो एनालाइज करना किसका काम होता है बेसिकली, ब्रांच ब्रांच मेयर। क्योंकि ब्रांच मेयर वो पूरी ब्रांच को देख रहा है ना, ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहा है ना, इसलिए वो इन बातों का ध्यान रखेगा। वो रेगुलरली रिव्यू करेगा प्राइसिंग ऑफ योर प्रोडक्ट, टेस्टिंग करेगा प्राइस को, एनी प्रोडक्ट यू आर रिव्यू बिफोर मेकिंग द चेंजेस। अगर मान लिया किसी प्रोडक्ट में कोई चेंज लाने हैं तो उसकी क्या करेगा, पहले टेस्टिंग करेगा। और इम्प्रूविंग योर प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू योर बेस्ट कस्टमर यूजिंग अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग एंड डाइवर्सिफाइंग टेक्निक काम करना। चलो इसे क्वेश्चन कर लो, बोलो which is the definition of profitability? All of the above. Profitability is a measure of an organization profit related to its, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। B भी हो जाएगा। It compare how much profit a company makes compared to its overall revenue and cost, ये भी ठीक हो जाएगा। Profitability भी is होगा। measurement of efficiency and ultimately its success or failure, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, All of the All above. of the above. all of those। Out of the following which one of the not a measure of profit? Netted profit. हाँ, Netted ठीक है। Which of the following statement is incorrect? Incorrect. Profits is an absolute amount whereas profitability is a, सर ये बिल्कुल इसमें ठीक B है। हो B जाएगा, number है सर, B number। B वाला हो है? जाएगा इनकरेक्ट। नहीं, इसने इनकरेक्ट पूछा हुआ ना, तो ये तो बात सही है। प्रॉफिटेबिलिटी इज एन एब्सोल्यूट, ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो गई। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, रिलेटिव मेजर है। चलो, इंक्रीज स्टाफ प्रोडक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू इंक्रीज द ब्रांच। ब्रांच की प्रॉफिटिविटी को बढ़ाने के लिए स्टाफ की क्या बनानी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी बनानी पड़ेगी। और वो कैसे हो सकती है, Technology alone is sufficient to increase staff productivity. C केवल टेक्नोलॉजी से नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों का Improve motivation. मोटिवेशन भी करना सर पड़ेगा, और जी अपनी नॉट ट्रू एक्सपेक्टेशन बोल भी रहा है बतानी सर, पड़ेगी, और प्रोसेस कॉस्ट को कम पड़ेगा। तो इसमें ये D वाला हो जो जाएगा है, ना। हाँ डी अच्छा, वाला, not true डी में तो वाला हो सर, जाएगा। हाँ, not true। डी वाला क्या है, नॉट। चलो आज हम इतना करते हैं। तो हमारा आज ये कौन सा यूनिट हो गया है, 4 A नंबर। ऐसी फोर्थ अब लास्ट वाला था आपका सर। काम केवल ये है कि जैसे हमने ये चैप्टर करा, बुक को रखना है। इस चैप्टर में जैसे 52 पेज मेरे हिसाब से थे, तो यानी कि आपको इसमें कम से कम कितने दिन मिनट देने चाहिए अलग से, 15 से 20 मिनट दीजिए आप दोबारा से, और उन हेडिंग्स पे। और इसमें 20 मिनट इसलिए देने क्योंकि इसमें क्या थे, सारे न्यूमेरिकल्स। जरा एक बार न्यूमेरिकल्स पे फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला था हमारा क्या था, एन, ग्रॉस अच्छा उसमें, हाँ वहां से देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले था ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में सिंपल क्या होता है, इनकम माइनस टोटल सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। जो हमारा सीओजीएस है, सीओ टोटल सेल्स माइनस COGS। जीएस, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या होता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है माइनस ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। फिर आता है नेट प्रॉफिट, वो क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्स और टैक्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो भी देना है, ठीक है। फिर एनआईआई, एनआईआई में क्या होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड। पेड। इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड। पेड एनआईएम क्या होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। मार्जिन को उससे डिवाइड कर देंगे, टोटल बैंक एवरेज एवरेज एसेट्स। बैंक एवरेज एसेट से डिवाइड कर दें, ठीक है। उसके बाद आता है रिटर्न ऑन एसेट, क्या होता है, नेट इनकम नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय
एवरेज एसेट एसेट, फिर आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी तो इसमें क्या होता है कि नेट इनकम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड कैपिटल डिवाइडेड बाय कैपिटल। कैपिटल। ठीक है, चलो कल सुबह हम आगे बढ़ाएंगे इसमें, है ना? ठीक हो गया? ठीक, चलो, गुड नाइट सर। गुड नाइट।